दोस्तों आपने देखा होगा कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो मनाता है वो सुना के चला जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं जबकि उनको खराब लगता है। और इसकी असली वजह ये होती है कि वो सिर्फ सुनते रहते हैं, उस गलत के खिलाफ वो कभी आवाज नहीं उठाते, जिसकी वजह से सामने वाले की हिम्मत पड़ जाती है और बार बार वो सुना के चला जाता है। दोस्तों आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार से है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बेटा जिसने अपनी बुजुर्ग माँ को तेज थप्पड़ मारा, बेइज्जत कर दिया, वो भी सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से। लेकिन उसके बाद माँ ने जो कदम उठाया उसको सुन के आप भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर में उस बेटा ने अपनी माँ को थप्पड़ क्यों मारा, और जब थप्पड़ मारा तो उस माँ ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जो एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक 60 साल की महिला जिनका नाम कौशल्या देवी था, उनके पति का देहांत हो गया था बहुत पहले जब उनका बेटा छोटा ही था। दोस्तों कौशल्या देवी का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था कौशल। कौशल्या देवी ने अपनी बच्चे के पालन पोषण में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखने दी। अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई, अच्छी डिग्री करवाई, जिसके चलते उनका बेटा जो कौशल था वो अच्छी खासी जॉब भी करने लगता है, पैसा कमाने लगता है। कौशल्या देवी ने अपने बेटा की शादी कर दी, घर में बहू आ गई। अब क्या था कि भाई कौशल्या देवी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बेटा के हाथ में थी, बेटा बहू के हाथ में, दूसरा कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, पति नहीं, कोई नहीं। तो भाई कौशल्या देवी को तो अपने बेटा और बहू के साथ में ही रहना था। लेकिन दोस्तों ज्यों ज्यों वक्त आगे बढ़ता है त्यों त्यों जो कौशल्या देवी का बेटा था कौशल अपनी माँ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। ना पत्नी कौशल की इज्जत करती अपनी सास की, और ना तो कौशल अपनी माँ की इज्जत करता है। और कौशल की जो पत्नी थी वो अपने पति को अपनी सास के खिलाफ भड़काया करती थी, जिसके चलते कौशल अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करता था। कभी अच्छे से बात नहीं करता था, कभी हाल चाल भी नहीं पूछता था। माँ ये व्यवहार अपने बेटे का देख के बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में भूल जाती थी कि मेरे बेटा ने मेरे साथ में क्या व्यवहार किया, क्या हमसे कहा, क्योंकि माँ थी। दोस्तों ऐसे वक्त गुजरता जाता है, यहाँ तक कि जो कौशल्या देवी थी वो अपने बहू का बहुत ज्यादा हाथ भी बटाती है, सारा काम साथ में करवाती है ताकि मेरी बहू को हमसे कोई तकलीफ ना हो और हम खुशी खुशी अपने बहू और बेटों के साथ में रह सके। दोस्तों एक दिन की बात है, कौशल्या देवी अपने बेटा और बहू के साथ में जब खाने की टेबल पे बैठती है तो कौशल्या देवी ये देखती है कि चावल ज्यादा है और रोटी कम है, जिसके चलते कौशल्या देवी अपने बहू से कहने लगती कि बहू ऐसा करो कि मुझे रोटी दे दो और मुझे चावल ना दो, क्योंकि मुझे खांसी बहुत ज्यादा आ रही, मेरी दवाई भी चल रही है, जिसके चलते ये जो चावल है ये मुझे नुकसान करेंगे। तो बहू कहती है कि माँ जी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, चावल मुझे भी नुकसान करेंगे, तुम चावल खा लो मैं रोटी खा लूंगी। लेकिन कौशल्या देवी बार बार कहने लगते हैं कि मुझे चावल नुकसान करेंगे। तब दोस्तों कौशल्या देवी का जो बेटा था कौशल वो अपनी माँ को डांटते हुए कहता है कि माँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी बहू की हालत कितनी ज्यादा खराब है, उसका गला इतना ज्यादा खराब है, उसकी तबीयत खराब है, बुखार है, इसके बावजूद भी तुम कह रही हो कि नहीं हम रोटी खाएंगे, वो चावल खा ले। मतलब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी बहू मर जाए, मेरी पत्नी मर जाए और हम दर बदर भटके और तुम यहाँ पे जीवित बनी रहो। दोस्तों ऐसे करके जब कौशल अपनी माँ को डांटने लगता है तो माँ को बड़ा झटका लगता है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा बेटा अपनी पत्नी की तकलीफ को देख रहा है, लेकिन इसने मेरी तकलीफ को नहीं देखा कि मेरी माँ रात रात भर खांसती है, कितनी खांसी आती है। दोस्तों माँ को इतना ज्यादा कष्ट हो जाता है बेटे का व्यवहार देख के कि माँ ने सिर्फ थोड़ी सी दाल थी वही पी ली और ना रोटी खाई ना चावल खाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैंने चावल खा लिया तो मैं बीमार हो जाऊंगी। दोस्तों कौशल्या देवी अपने बिस्तर पे पहुंच जाती हैं और अपने बिस्तर पे लेट के खूब रोती हैं और अपने पति को याद करती हैं कि तुम तो चले गए, मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए, मुझे भी अपने साथ में ले जाते। दोस्तों क्या था कि कौशल्या देवी का बेटा कौशल बिल्कुल भी माँ के पास में नहीं आया कि चलो मैंने माँ को डांट दिया है,
तो दोबारा से माँ का हाल चाल पूछ लूं। कौशल्या देवी बहुत ज्यादा दुखी थी। दोस्तों सवेरा होता है और बेटे का व्यवहार वैसा ही, बेटे ने ना माँ से अच्छे से बात की, ना बहू ने अच्छे से बात की। कौशल्या देवी को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि अपने बेटा बहू के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, हे भगवान मुझे उठा लो। वो भगवान से विनती करती हैं। दोस्तों कौशल्या देवी दुखी थी। तो क्या होता है कि जैसे ही 10-11 बजे का टाइम होता है तो सामने कौशल्या देवी के घर के सामने एक पार्क था। दोस्तों उस पार्क में वो कौशल्या देवी बैठ जाते हैं जाके। वहां पे और भी लोग बैठ जाया करते थे, बूढ़े बुजुर्ग बैठ जाया करते। वहां पे क्या था कि कौशल्या देवी की एक सहेली थी जिनका नाम था सुमन। वो भी वहां पे आ जाती हैं और कौशल्या से कहती हैं कि कौशल्या कैसी हो, आज थोड़ी उदास लग रही हो, कोई बात हो गई क्या, कुछ बेटा बहू से अनबन हो गई क्या। तो कौशल्या देवी मुस्कुराती हुई कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो जो मुस्कुराहट थी उससे पता चल रहा था कि भाई फेक हंसी है। तो सुमन कहती है कि भाई बताओ कोई बात हो, लेकिन कौशल्या देवी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब सुमन कहते हैं कि ऐसा करिए कि कुंभ का जो मेला आया है भाई, कुंभ इतने दिनों बाद पड़ा है, चलो हम लोग घूमने चलते हैं, तो चलो हम तुम्हें भी अपने साथ में ले चले। तो कौशल्या कहती है कि नहीं हम नहीं जा पाएंगे, तुम्हारे बेटा और बहू अच्छे हैं इसलिए तुम कहीं भी जा सकती हो, मेरे बेटा बहू इतने अच्छे नहीं है तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। मुझे 2 वक्त का खाना ही मिल जाए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तब दोस्तों जो कौशल्या देवी की सहेली थी सुमन, वो कहते हैं कि बेटा बहू अच्छे किसी के नहीं होते हैं, लेकिन हमें ऐसे रहना होता है जिसकी वजह से उनको मजबूरी में अच्छा बनना पड़ता है। अब कौशल्या को ये बात समझ में नहीं है। कौशल्या देवी कहते हैं कि मतलब कहना क्या चाहती हो। तो वो सुमन कहते हैं कि मेरे बेटा बहू ही ऐसे हैं, तुम बेशक छुपा रही हो मुझसे, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन जब तक तुम वो गलत जो कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगी, स्ट्रांग नहीं बनोगी, आत्मविश्वास से नहीं भरोगी, तब तक तुम्हारे बेटा बहू तुमको दबा के रखेंगे। और हम भी यही करते हैं, हम किसी से डरते नहीं। अगर मेरा बेटा गलत बोलता है, मेरी बहू गलत बोलती है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, बिल्कुल भी सुनते नहीं है। भाई जो सुनने वाली बात है उसको सुनो, जो सुनने वाली नहीं है उसको बिल्कुल ना सुनो, तब जाके वो सही रास्ते पे चलते हैं। दोस्तों कौशल्या देवी चुपचाप सुमन की बातों को सुन रही थी। सुमन कहती तुम ऐसा करिए कि अगर तुम्हारे बेटा बहू तुमसे कुछ गलत बोल रहे हैं तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उनकी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी। और जब तक तुम कमजोर बनी रहोगी वो तुम्हें और भी ज्यादा कमजोर करेंगे, वो तुम्हें और भी ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कौशल्या देवी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब हम भी ऐसा ही किया करेंगे। अगर मेरे बेटा बहू ने दोबारा हमसे कोई ऐसी बात करी तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। दोस्तों क्या होता है कि जब कौशल्या देवी अपने घर पे पहुंचती हैं तो अपने बहू से कहते हैं कि मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। लेकिन बहू उल्टा सीधा बोलने लगती है कि खाना क्या यहाँ बना रखा, मैं क्या नौकरानी हूँ। जिसमें भाई कौशल्या ने भाई एक्शन ले लिया कि ये कौन सी बात है बात करने की, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरे पति की प्रॉपर्टी में ऐश कर रहे हो, मेरे पति के हाथ का बनाया हुआ मकान है और मुझे ही आंखें दिखा रही हो। अब कौशल्या की बहू को ये ना समझ में आए कि आज इनको हो क्या गया, क्योंकि अभी तक तो इनकी मुंह में जुबान नहीं थी, आज ये कैसे मेरे बराबर बोलने लगी, मेरे सामने बोलने लगी, जिस बात को लेके भाई बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। अब जो कौशल्या की बहू थी उसने आतंक फैला दिया, 4 बातें झूठी 4 सही, और सारी बातें शाम को जब उसका पति कौशल आता है सारी बातें बता दी कि आज तो ये लड़ने पे उतारू हो गई, पता नहीं किसके यहाँ से ट्रेनिंग लेके आई है। भाई बेटा भी अपनी माँ से भर जाता है। जैसा कि सुमन ने बताया था कि झुकना नहीं है, तो कौशल्या देवी ने अपने बेटा से भी कहा कि ऊंची आवाज में हमसे बात मत करना, तुम मेरे ही घर में रहते हो और मुझ पे ही रौब दिखाते हो। कौशल भी बहुत हैरान, लेकिन कौशल ने दोस्तों पता है क्या किया कि बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मेरी माँ है। कौशल ने एक तेज थप्पड़ मारा अपने माँ को खींच के, माँ भड़बड़ा के नीचे जमीन में गिर गई। दोस्तों माँ रोने लगी फूट फूट के, माँ वो भूल गई आत्मविश्वास कि भाई हम फिर से इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। माँ अपने बिस्तर पे लेट जाती है जाके और पूरी रात रोती है। दोस्तों सवेरा होता है, बेटा बहू ने खाने पीने के लिए कुछ नहीं पूछा, माँ दुखी। माँ फिर से 10-11 बजे का जब टाइम होता है, भूखी प्यासी माँ पार्क में जाती है तो फिर से वो सहेली मिल जाती है सुमन, क्योंकि उसका भी घर नजदीक था, वो भी वहां पे आ जाया करती थी। वो हाल चाल पूछती है
कौशल्या देवी का। तो कौशल्या देवी रो रो के सारा हाल बताती है कि मेरे बेटा ने मुझको मारा। तुम तो कहती हो कि भाई गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, मैंने आवाज उठाई तो उसने मुझे इतनी तेज थप्पड़ मारा कि हम नीचे गिर गए। दोस्तों, सुमन ने कहा कि इसमें तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे बेटा ने तुम्हें एक थप्पड़ मारा था तो तुम्हारा अधिकार था कि तुम 2-3 थप्पड़ लगाती बराबर। ये तुम्हारा अधिकार है। उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाता है। दोस्तों, सुमन और भी ज्यादा उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में रहते हैं, तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन जब तक तुम इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना के रखेंगे। दोस्तों, सुमन के सहयोग से वो कौशल्या देवी क्या करती हैं कि अपने मन में विचार बनाती हैं कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके चलते मेरा बेटा और बहू मेरी इज्जत करे। दोस्तों, कौशल्या देवी सुमन की मदद से एक वकील के पास में जाती है जिनका नाम सुरेंद्र था। दोस्तों, वकील के पास में कौशल्या देवी पहुंचती हैं तो कौशल्या ने अपनी सारी बात बताई वकील को कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा मुझे मारता है, अब मैं बताऊं कहाँ जाऊं, ना कोई खर्चा ना पानी, 2 रोटी भी सही से नहीं मिलती है। तो वकील ने भाई समझाया उनको कि देखिए तुम्हारा मकान है, तुम चाहो तो अपने मकान से उनको धक्के मार के निकाल सकते हो, ये तुम्हारा कानूनी अधिकार है। और नहीं तो तुम अपना हिस्सा बंटवा सकती हो, आधा मकान तुम ले सकती हो, और तुम चाहो तो उनपे जो भी मतलब तुम्हारा खर्चा है वो खर्चा भी महीने के महीने ले सकती हो। दोस्तों, ये सारी बातें जब वो वकील साहब अलग अलग बताते हैं तो कौशल्या देवी को बस ये सारी बातें सही लग रही थी, लेकिन एक माँ का दिल, माँ ने कहा, कौशल्या ने कहा कि वकील साहब से कि वकील साहब हम घर से तो नहीं निकाल सकते हैं, अब गलत है जैसे भी हैं, बेटा बहू है हमारे, ना हम घर से निकाल सकते हैं ना हम घर का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने बेटा से महीने के महीने खर्चे चाहिए और हम दूसरी जगह दूसरा किराए का मकान लेके रहेंगे जहां पे मेरी जिंदगी सुकून से कट सके, वो मेरी इज्जत नहीं करेंगे। दोस्तों, वकील ने कहा कि हाँ चलो ये भी सही है और इससे भी तुम अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से गुजार सकती हो। दोस्तों, भाई वकील ने एक्शन ले लिया उसके कौशल के खिलाफ और कहा कि भाई अपनी माँ को तुम्हें इतना इतना खर्चा हर महीने देना पड़ेगा। तो पहले तो कौशल का दिमाग हिल गया कि अरे माँ ने ये क्या किया। दोस्तों, अपनी माँ के पास में होता है, कहता है कि माँ तुमने ये क्या किया, तुम मुझसे खर्चा लोगी, अपने बेटा से खर्चा लोगी। कौशल्या देवी कहती है कौन बेटा, हम किसी बेटा को नहीं जानते हैं। जो वकील साहब ने कहा वो सही है, जिसके चलते भाई बेटा को हर महीने अपनी माँ के लिए खर्चा देने के लिए लिखना पड़ा कि ठीक है अपनी माँ को खर्चा देंगे। कौशल्या देवी अपने मकान में जाती हैं जहां बेटा बहू रहते थे, वहां से अपना सारा सामान पैक करती हैं और एक किराए का कमरा लेती हैं और उसी कमरे में भाई शिफ्ट हो जाती हैं। दोस्तों, हर महीने उनका बेटा खर्चा देने लगा। अब क्या था कि कौशल्या देवी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारती हैं, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं पीछे के दिन याद आते हैं कि कैसे मैंने अपने बेटा को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, कितने बड़े सपने थे कि मेरी जिंदगी ऐसे गुजरेगी, मेरे आगे पीछे नाती पोते घूमेंगे, लेकिन ये मेरी जिंदगी कैसी हो गई। लेकिन फिर भी थोड़ा अपने आप को समझा के वो फिर से खुश हो जाती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि उनकी सुमन उनसे मिलने पहुंच जाती है कौशल्या देवी के पास में। तो सुमन हालचाल पूछती है तो कौशल्या देवी कहते हैं कि बाकी तो सब ठीक है, हम अपनी जिंदगी बड़ा अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन बड़ा अकेलापन महसूस होता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा बिजी रहते तो और अच्छा लगता कि कुछ करते होते, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तब उनकी सहेली जो सुमन थी उन्होंने बताया कि पास में एक स्कूल है, अगर तुम चाहो तो वो उस स्कूल में जा सकती हो, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी भी हो और बच्चों को कुछ सिखा सकती हो, उसके बदले में तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा और तुम्हें पैसा भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, कौशल्या को सुमन की ये बात अच्छी लगती है और कौशल्या देवी पहुंचती हैं उस स्कूल में और वहां के प्रधानाचार्य से बात करती हैं कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, वहां के प्रधानाचार्य भाई सहमति जता देते हैं कि ठीक है तुम पढ़ाओ स्कूल में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम तो अच्छी ही शिक्षा दोगी मेरे बच्चों को। जिसके चलते दोस्तों कौशल्या देवी उस स्कूल में पढ़ाने लगती हैं और कौशल्या देवी को वहां से पैसा भी मिलने लगता है, कौशल्या देवी की इज्जत भी बढ़ जाती है, कौशल्या देवी का समय भी बहुत अच्छे से कट रहा है और उधर बेटा भी खर्चा दे रहा है, जिसके चलते अब कौशल्या को किसी के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन उधर बेटा और बहुओं को लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, माँ अगर घर में रहती तो इतना जो खर्चा मेरा जा रहा है,
ये कम से कम बच जाता। हर महीने मुझे पैसा देना पड़ रहा है और माँ बड़े चैन की जिंदगी जी रही, वो स्कूल में भी पढ़ाती है, वहां से भी पैसा लेती है। भाई एक दिन कौशल जाता है अपनी माँ के पास में और माँ के पैर पकड़ लेता है, कहता है कि माँ मुझे माफ कर दो, चलो मेरे साथ में चलो, अब तुम्हें यहाँ पे अकेले रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौशल्या देवी कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे अपना आत्मसम्मान बहुत ज्यादा प्यारा है। और मुझे उसी दिन तुमसे इस बात के लिए नफरत हो गई थी जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। तो ये मेरा प्रण है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और तुम्हें माफ मैंने कर दिया। भाई बेटा अपना सा मोल लेके चला आता है और क्या करता है कि यही बेटा बहू जो बेइज्जत करते थे वो हर महीने अपने माँ से मिलने जाते हैं और खर्चा भी देते हैं और इज्जत भी करते हैं। बड़ी अच्छी जिंदगी कौशल्या देवी जीने लगती हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हम आपको बस यही बताना चाहते हैं, यही सिखाना चाहते हैं कि भाई लोग हमें बेइज्जत तब तक करते हैं जब तक हम उनको मौका देते हैं बेइज्जत करने का। लोग हमें तब तक नीचा दिखाते हैं जब तक हम उनको मौका देते हैं नीचा दिखाने का। जिस दिन उस गलत के खिलाफ तुमने खड़ा होना सीख लिया, आवाज उठाना सीख लिया, भाई किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें कोई गलत बोल जाए। तो भाई आत्मसम्मान को ऊपर रखिए और स्ट्रांग बनिए, किसी की गलत बातों को मत सुनिए। तो चलिए दोस्तों आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।